हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता और आज हम अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। जो लास्ट लेक्चर था, अगर नहीं देखा तो जाके देख लो। उसमें हमने डिस्कस किया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर ही बेस्ड होगा। यहाँ पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पे बेस्ड दो तीन चीजें और देखेंगे और साथ ही साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल्स को करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, पहले एक बार मैं लिख देता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको कहते हैं। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बहुत सारी चीजों से हम समझ सकते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की? इट इज द रेशियो ऑफ लाइट ऑफ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट लिखना चाहिए मुझे। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट is the ratio of speed of light of one medium with respect to the other medium, the second medium या other medium। ये क्या है? रेशियो है किसकी? स्पीड ऑफ लाइट की, एक मीडियम की, किसके रिस्पेक्ट में? दूसरे मीडियम में। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरा जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रिस्पेक्ट में, अच्छा म्यू, ये सिंबल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। आपकी बुक में एन से भी यूज किया गया है, एनसीईआरटी में क्लास 10th में एन से यूज किया गया है। ठीक है, चाहे मैं इससे यूज करूं चाहे मैं एन से यूज करूं, बात बराबर है। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में वो 1.5 है। कितना है? 1.5। क्या मतलब है ये मतलब इसका ये है, मैं आपको ऐसे समझाऊं। जो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो होती है वो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, जिसको वैक्यूम की स्पीड ऑफ लाइट भी बोलते हैं एयर में, ठीक है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मैं देखना चाहता हूं कि ग्लास की मतलब मैं रेशियो निकालूंगा। अगर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, अगर मैं रेशियो निकालूंगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ये क्या आएगा? ये आप देखिए क्या आएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, 10⁸ क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, दो यूनिट सेम है, यूनिट को भी हटाओ। क्या बचा? हमारे पास बचा 3/2 जो कि आएगा 1.5। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से क्या पता चल रहा है? ठीक है, यहां से ये पता चल रहा है कि जो एयर में लाइट की स्पीड है वो ग्लास से 1.5 गुनी ज्यादा है। जो एयर में लाइट की स्पीड है वो ग्लास से 1.5 टाइम्स ज्यादा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि किसी एक मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो दूसरे मीडियम से कितने टाइम्स ज्यादा है या कितने टाइम्स कम है, यानी रेशियो बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट का। ये तो पहला डेफिनेशन हो गया, लिख लो इसे, समझ गए हो तो। ठीक है, पॉज करके लिख लो, मैं इरेज कर रहा हूं, पॉज करके लिख लेना। अब क्या बताता है? और क्या बताता है दूसरे टर्म्स में समझे। इट टेल्स दैट हाउ much a medium is rarer or denser with respect to other medium। मतलब कोई मीडियम कितना ज्यादा डेंस है या कितना ज्यादा रेयरर है। डेंसर और रेयरर बताया था, याद है ना? लास्ट लेक्चर में बताया था कि डेंसर मीडियम किसको कहते हैं, रेयरर मीडियम किसको कहते हैं। ऐसा मीडियम जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो वो रेयरर, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हो वो डेंसर। अच्छे से समझाया तो उसको देख लेना। तो यहां पर मैंने क्या लिखा? इट टेल्स दैट हाउ मच अ मीडियम इज रेयरर और डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम। मतलब दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में कोई मीडियम कितना डेंस है या कितना रेयरर है। अब देखिए, समझिएगा ध्यान से। यहां पर अगर अभी ग्लास को ही लेके चलते हैं, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रिस्पेक्ट में 1.5 है, यानी
ग्लास जो है एयर के रिस्पेक्ट में 1.5 टाइम्स ज्यादा डेंस, 1.5 टाइम्स ज्यादा डेंस, ठीक है, ये बताता है। अच्छा, अब तीसरी डेफिनेशन देखते हैं। इट टेल्स that how much the light will bend towards or away, towards या नॉर्मल की तरफ, towards या away from the normal। देखिए क्या होगा, बेंड होगा, नॉट बेंड, पास्ट फॉर्म नहीं यूज करेंगे। इट टेल्स दैट हाउ मच द लाइट विल बेंड टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसमें कितनी बेंडिंग आएगी, कितनी बेंडिंग आएगी, ये हमें बताता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा बेंडिंग उतनी ज्यादा आएगी, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा बेंडिंग उतनी ज्यादा आएगी, नॉर्मल की तरफ उतना ज्यादा बेंड होगा। जैसे अगर मैं कंपेयर करूं, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास के एयर के रिस्पेक्ट में वो 1.33 है। वहीं अगर मैं बात करूं ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अच्छा ये कंफ्यूज मत होना, ये इसको बोलते हैं म्यू, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही डिनोट करता है। आप म्यू से कर लीजिए चाहे एन से कर लीजिए, दोनों का मतलब सेम है। मेरी आदत म्यू से करने की तो मैं बार बार म्यू लिख दे रहा हूं। तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहे आप इससे डिनोट करिए चाहे इससे डिनोट करिए, एन से, आपकी मर्जी, हाँ ठीक है। तो यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है एयर के रिस्पेक्ट में वो होता है 1.5, यानी कि अगर लाइट एयर से वाटर में पड़ेगी और अगर लाइट एयर से ग्लास में पड़ेगी तो ज्यादा बेंडिंग किसमें देखने को मिलेगी, ग्लास में। ग्लास में लाइट ज्यादा बेंड करेगी नॉर्मल की तरफ, ग्लास में लाइट ज्यादा बेंड करेगी नॉर्मल की तरफ, क्यों, क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लास्ट क्लास में अच्छे से पढ़ाया था, करीब 16-17 मिनट की वीडियो थी, उसको देख लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझते हुए एक चीज, हम 2-3 चीजें देखते हैं जो काम आएंगे हमारे फॉर्मूले, जो फॉर्मूले हमारे काम आने वाले हैं उनको देखते हैं। जैसे अगर मैं ये मीडियम ले लूं, ठीक है, ये मेरा डेंसर मीडियम है कोई, मैं मान के चल रहा हूं ये जो मीडियम है मेरा डेंसर मीडियम है, और इस डेंसर मीडियम को मैंने किसी रेयरर मीडियम में प्लेस कर दिया, तो लाइट जब इंसिडेंट करेगी एक मीडियम से, तो उसे सीधे निकल जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन क्योंकि मीडियम आ गया तो वो अब क्या होगा, डेंसर मीडियम आ गया तो क्या होगा, बेंड्स अवे या टुवर्ड्स, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ लाइट बेंड कर जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे लाइट नॉर्मल की तरफ ऐसे मुड़ जाएगी। अच्छा, ये सब तो ठीक है। अब लाइट इस मीडियम में ट्रेवल कर चुकी है, अब वो वापस से रेयरर मीडियम में निकलेगी, यानी जिस मीडियम से लाइट एंटर कर रही थी उसी मीडियम में वापस बाहर निकल जाएगी। यहां फिर नॉर्मल एक बनाते हैं, और यहां क्या होगा, यहां लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी, क्यों, क्योंकि वो डेंसर से रेयरर में निकल रही है, ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर ये मीडियम बीच में ना रखा होता तो लाइट बिल्कुल ऐसे निकल जाती, लेकिन क्योंकि मीडियम रख दिया गया तो जो लाइट यहां से जानी चाहिए थी वो लाइट अब यहां से निकल रही है, तो ये शिफ्टिंग आ गई। ये मीडियम रखने की वजह से लाइट की जो डायरेक्शन या पोजीशन है उसमें शिफ्टिंग आ गई, तो इस शिफ्ट को बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, बता रखा है, इसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, याद रखना बच्चों, इसको लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। पूछेगा व्हाट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जब किसी मीडियम की वजह से लाइट की पोजीशन में शिफ्टिंग आ जाती है, लाइट को जहां से निकलना चाहिए था मीडियम रखने की वजह से लाइट उससे थोड़ा कहीं उस जगह से ना निकल के कहीं और से निकलती है या जाती है, तो उस शिफ्टिंग को जो कहते हैं उसको हम लैटरल शिफ्ट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अच्छा, मेरे को जो बताना है वहां पर मेन मुद्दे पर आते हैं। मैं मान लेता हूं ये मीडियम 2 है हमारा और ये मीडियम 1 है। अगर मीडियम 1 में लाइट की स्पीड v1 है
और मीडियम 2 में लाइट की स्पीड v2 है। तो मुझे अगर मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, इस जो मैंने लिखा है ना N21, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक, इसका मतलब ये है। तो अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसका, मीडियम 2 का मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, तो दो तरीके हैं। मुझे एंगल ऑफ अगर इंसिडेंस पता होगा और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा साइन आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ आई अपॉन साइन आर। इससे मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जाएगा 2 का 1 के रिस्पेक्ट में। इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ये स्नेल्स का लॉ था। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन का एक लॉ भी है। रिफ्रैक्शन का सेकंड या फर्स्ट लॉ में आप इसको शामिल कर सकते हो कि साइन आई बाई साइन आर क्या देगा, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात हम एक और तरीके से पता कर सकते हैं। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसका, मीडियम 2 का, किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। तो मैं क्या कर सकता हूं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इससे भी मैं क्या कर सकता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकता हूं किसका, मीडियम 2 का विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, अच्छा ये चीज पहले ऑब्जर्व करो, जिस मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, जिस मीडियम का आपको मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो मीडियम 2 की जो स्पीड ऑफ लाइट होगी आप उसको नीचे रखोगे, उसको डिनोमिनेटर में रखोगे, नीचे रखोगे। ठीक है, और जिस मीडियम के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है, जिस मीडियम के रिस्पेक्ट में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, मतलब जिस मीडियम से कंपेयर करना है आपको स्पीड ऑफ लाइट, उस मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट आप ऊपर रखोगे। इस बात का ध्यान देना। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा किसका, मीडियम 2 का, किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। अभी ये एंगल आर है तो ये भी एंगल आर होगा, बताया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, जेड बन रहा है ना, पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होता है। देखो कुछ ध्यान से देखो, वही दिख रहा है क्या, यही कुछ ऐसा है क्या। देखो मैं थोड़ा सा अच्छा बना देता हूं, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल वैसे ही है। देखो ये दो ट्रांसवर्सल लाइन है, सॉरी ये दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो कि बराबर होते हैं। तो ये आर और ये आर देखना ध्यान से, अल्टरनेट ही है क्योंकि ये दोनों नॉर्मल है, दोनों ऐसे परपेंडिकुलर लाइंस है, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर लाइंस, किसी भी सरफेस पर अगर आप परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हो तो आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखो, इसको मिटा देता हूं, तो यहां पर ये एंगल आर है और ये एंगल होगा ई। अच्छा, अब एक बात और याद रखो, मैंने बोला था जिस मीडियम से लाइट इंटर करेगी, अगर लाइट उसी मीडियम में वापस निकलेगी, मैं मान लेता हूं मीडियम 1 में लाइट वापस निकल रही है, जिस मीडियम से लाइट इंटर करती है अगर उसी मीडियम में लाइट वापस निकल जाती है, तो उस केस में एंगल आई जो होता है वो एंगल ई के क्या होता है, इक्वल होता है। पहला लेक्चर रिफ्रैक्शन का, उसमें बताया था अगर जिस मीडियम से लाइट इंटर कर रही है दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करते हुए उसी सेम मीडियम में वापस बाहर निकल जाए, तो एंगल आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस किसकी इक्वल होता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस की। ये बात बताई थी। ठीक है, अब देखिए अगर मुझे मान लेते हैं, अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मीडियम 1 का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मीडियम 1 का, किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में, तब मैं क्या करूंगा, मैंने बताया था जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है उसकी स्पीड या वेलोसिटी नीचे, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसकी स्पीड या वेलोसिटी ऊपर। बड़ा सिंपल है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसकी वेलोसिटी नीचे रखो, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसकी वेलोसिटी क्या रखो, ऊपर रखो। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिस मीडियम का निकालना है उसकी वेलोसिटी ऊपर क्यों नहीं रख सकते, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसकी नीचे क्यों नहीं रख सकते। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं इसको आपको समझाता हूं। पहले ये दो इक्वेशन हमने बना ली, अब इसको समझते हैं। जैसे एक रेस हुई, दो लड़कों के बीच में रेस हुई, एक लड़का ए नाम का है, एक लड़का बी नाम का है। ए बी से नहीं समझते तुम लोग, मुझे पता है, मैथ्स ने परेशान कर रखा है, ए बी लेट करके। एक लड़का राम है, बड़ा कॉमन नाम है, साइंस की ग्रामर पढ़ोगे 10th में राम बहुत आएगा, राम श्याम सीता गीता, तो हम भी वही नाम ले लेते हैं। एक लड़का श्याम है, दो लड़के राम और श्याम, ठीक है, दोनों के बीच में रेस हुई। राम जो है वो जो है ना वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है, वाह भाई। और जो श्याम है ना वो और तेज, वो भाग रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। नहीं,
थोड़ा कम करते हैं इसको। जो श्याम है वो भाग रहा है, मान लेते हैं 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। जाहिर सी बात है रेस कौन जीतेगा? राम बहुत जल्दी जीत जाएगा। नहीं, राम जल्दी जीत जाएगा क्योंकि राम की स्पीड ज्यादा है। तो अब मेरे से पूछा जाए कि श्याम है जो श्याम है उसकी स्पीड बताओ राम के रिस्पेक्ट में, कि कितना गुना वो है जो है तेज या धीमे भागा। राम जो श्याम की जो स्पीड है वो राम के रिस्पेक्ट में कितने गुना ज्यादा है या कितने गुना कम है। तो आप क्या करोगे, जो राम की स्पीड है, राम की स्पीड का डिवाइड करा दोगे श्याम की स्पीड से। राम की स्पीड को डिवाइड करा दोगे श्याम की स्पीड से, तो क्या आ जाएगा? 6 से काटा, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 3/2, 1.5 गुना आ गया। तो इससे दो चीज निकल के आई। क्या? एक तो ये जो श्याम है उसकी स्पीड राम से 1.5 गुना कम, 1.5 टाइम्स कम है। जो श्याम की स्पीड है वो राम की स्पीड से 1.5 टाइम्स कम है। या फिर ऐसे भी बोला जा सकता है कि जो राम की स्पीड है वो श्याम की स्पीड से 1.5 टाइम्स ज्यादा है। समझो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये जो 1.5 आया, इससे दो चीज निकल के आ गई। एक तो ये कि जो श्याम की स्पीड है वो राम की स्पीड से 1.5 टाइम्स कम है, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो राम की स्पीड है वो श्याम की स्पीड से 1.5 टाइम्स ज्यादा है। तो एग्जैक्टली यहां पर भी जो लाइट की स्पीड है, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है कि किसी मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में कितनी ज्यादा है कितनी कम है, तो अगर आपको मीडियम 1 की स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बताना है तो आप देखोगे कि वो स्पीड कितनी कम या कितनी ज्यादा है, तो उसकी स्पीड से आप क्या कर दोगे? डिवाइड करा दोगे। तो जो वैल्यू निकल के आएगी, अगर वो 1 से बड़ी आ गई तो इसका मतलब स्पीड कम है। जैसे यहां पर जब मैंने श्याम की स्पीड निकाली राम के रिस्पेक्ट में तो 1.5 आई। अगर श्याम की स्पीड को मैंने डिनोमिनेटर में रखा और श्याम की स्पीड को डिनोमिनेटर में रखा और जो रेशियो आया 1.5 आया, इसका मतलब ये है कि जो श्याम की स्पीड है वो 1.5 टाइम्स कम है। एग्जैक्टली यहां पर भी जो यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो क्या बताएगा कि जो इस मीडियम वन की जो स्पीड है वो मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में कितना टाइम्स कम है। अगर 1 से बड़ी आ गई तो ये पता चल जाएगा कि वो कितने टाइम्स कम है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब इसको। ठीक है, तो अब यहां पर हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहां करता हूं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया तो दोनों का दोनों साइड्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये और ये भी मल्टीप्लाई होंगे। अब देखिएगा v1 एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। v2 क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इस इक्वेशन को मुझे ना थोड़ा सा अच्छे से लिखना। अब देखिए दोनों इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया तो दोनों का एलएचएस आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों का आरएचएस आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। यही तो होता है जब हम दो इक्वेशन मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का एलएचएस और दोनों का आरएचएस आपस में मल्टीप्लाई कर देते। तो जब हमने दोनों का एलएचएस और आरएचएस मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला? हमें ये मिला, हमें ये चीज मिल गई। तो ये चीज क्या बता रही है? कुछ ये चीज बता रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। हमें ये बता रहा है कि अगर मुझे मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में पता है, अगर मुझे मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में पता है तो मैं मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के रिस्पेक्ट में निकाल सकता हूं। मैंने क्या बोला, फिर से बोलता हूं। अगर मुझे मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में पता है कि मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो मैं मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में निकाल सकता हूं। समझ में आ गई बात? यानी अगर मान लेते हैं जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रिस्पेक्ट में वो 1.5 है, एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में 1.5 है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो अगर इस इक्वेशन को मैं फॉलो करूं तो अगर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में ये है तो अब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 1 अपॉन, देखो मिलाओ इन दोनों को,
अगर मुझे जो मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के रिस्पेक्ट में होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा 1 अपॉन मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वही चीज मैंने करी है। अब मुझे एयर का निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में दिया था, ये था 1.5। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 10 अपॉन 15। क्यों आ गया 10 अपॉन 15, पॉइंट यहां से हटाऊंगा तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये हो गया 2/3। 2/3 आता है समथिंग 0.666, तो इसको मैं 0.6 लिख देता हूँ। तो ये क्या आ गया, ये आ गया एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट। समझ में आई बात। यहां पर अगर आपको एक मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के रिस्पेक्ट में पता है तो आप मीडियम 2 का भी निकाल सकते हो 1 के रिस्पेक्ट में। कुछ नहीं करना है, मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 के रिस्पेक्ट में उसको रेसिप्रोकल कर दो। मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के रिस्पेक्ट में उसको रेसिप्रोकल कर दो तो आपको मीडियम 2 का निकल के आ जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आ गया। इसको प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। ये जो हमने करा है ना, ये करा है प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। नाम से ही पता चल रहा है कि एक मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर मैं उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो दूसरे मीडियम का आ जाएगा जिस मीडियम के रिस्पेक्ट में मैंने पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आ गया, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पर देखिए मैंने बोला था कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का निकालना है 1 के रिस्पेक्ट में तो साइन आई बाई साइन आर करेंगे। मान लीजिए मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मीडियम 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, मैं वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा, मैं स्पीड की, अब मैं एंगल की बात करूंगा। तो अगर मुझे मीडियम 1 का निकालना है 2 के रिस्पेक्ट में तो मैं देखूंगा कितने एंगल से लाइट जो है वो मीडियम 2 से बाहर निकल रही है। तो मीडियम मतलब जो स्ट्राइक कर रही है लाइट मीडियम 2 से मीडियम 1 के इंटरफेस पर वो आर एंगल से कर रही है। और कितने एंगल से बाहर निकल रही है, ई एंगल से। और हमें पता है कि एंगल ई एंगल आई के बराबर होगा, एंगल ई एंगल आई के बराबर होगा। तो यहां पर क्या हो गया, यहां आप देखोगे अगर इन दोनों को भी अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो भी सेम कंक्लूजन निकलेगा, क्योंकि साइन आई बाई साइन आर इंटू साइन आर बाई साइन आई एक दूसरे को कैंसिल करके 1 दे देंगे और यही सेम कंक्लूजन आपको निकल के आएगा। नहीं आ रहा है तो दिखा देता हूं मैं आपको। ठीक है, इसको अगर आप देखिए इन दोनों को, अगर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मैं क्या करूं, आपस में मल्टीप्लाई कराऊं, तो ये दोनों इक्वेशन को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मुझे कुछ सेम ऐसा ही मिलेगा। यहाँ जहां वेलोसिटीज थी वहां साइन आई बाई साइन आर इंटू साइन आर बाई साइन आई आ जाएगा। साइन आर और साइन आई आपस में रेसिप्रोकल में तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, 1 बचेगा और सेम इक्वेशन हमारी निकल के आ जाएगी। आप इससे भी कर सकते हो, सेम चीज ही मिलेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा ना ये, चलो लिख लो पॉज करके। अब देखो, अभी तो हम एक मीडियम 1 ले रहे हैं, मीडियम 2 ले रहे हैं। अगर मान लेते हैं कुछ ये कंडीशन आ जाए, कुछ ये कंडीशन आ जाए, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 3, फिर वापस लाइट मीडियम 1 में निकल रही है। मतलब लाइट मीडियम 1 से होते हुए मीडियम 2 में गई, मीडियम 2 से होते हुए मीडियम 1 में अब नहीं निकल रही, अब वो मीडियम 3 में जा रही है, और अब मीडियम 3 से होते हुए मीडियम 1 में जा रही। ठीक है, ये डेंस है, ये उससे भी ज्यादा डेंस है। कहने का मतलब ये है मीडियम 1 सबसे रेयर है, मीडियम 2 उससे डेंस और मीडियम 3 सबसे ज्यादा डेंस मीडियम, ऐसे समझ सकते हैं। ये एयर है, ये वाटर है और ये ग्लास है, और लाइट वापस एयर में निकल रही है। ठीक है, चलिए लाइट फॉल कराते हैं। लाइट फॉल हुई, नॉर्मल बनाएंगे इंटरफेस पर। नॉर्मल से लाइट ऐसे निकलनी चाहिए थी। ठीक, अच्छा, लेकिन ऐसे नहीं निकलेगी, बेंडिंग होगी, लाइट बेंड कर गई। फिर यहाँ दूसरे मीडियम में जाएगी, फिर नॉर्मल बनाएंगे। अब लाइट यहाँ पर ऐसे सीधे निकलनी चाहिए थी, लेकिन और बेंडिंग आ जाएगी लाइट में, क्योंकि वो 3 ज्यादा डेंसर है तो यहाँ और नॉर्मल की तरफ बेंडिंग होगी। उसके बाद अब यहाँ पर नॉर्मल बनाएंगे। अब लाइट 3 से 1 में निकल रही है, यानी रेयरर मीडियम में निकली, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब यहां पर कुछ एंगल मान लेते हैं, ये एंगल आई है, ये एंगल R1 है, तो ये भी एंगल कितना होगा R1। ये एंगल R2 मान लेते हैं,
तो ये भी एंगल कितना होगा R2। बार बार नहीं बताऊंगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो रहा है ये। और ये एंगल कितना होगा बच्चों, क्वेश्चन है आपके लिए, ये एंगल बताओ कितना होगा, बताओ ये एंगल कितना होगा। कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि ध्यान से देख रहे हैं वीडियो, कुछ सोच रहे होंगे सर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, इसकी एक फिक्स वैल्यू है पहले से। देखो मैंने आपको कितनी बार कहा, जब लाइट अगर एक मीडियम से एंटर कर रही है और वापस उसी मीडियम में निकल रही है तो एंगल आई और एंगल ई बराबर होंगे। इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं कि लाइट फाइनली एमर्ज कर रही है बाहर। तो जब लाइट फाइनली एमर्ज करती है और जिस मीडियम से एंटर कर रही है उसी मीडियम में वापस एमर्ज करती है तो इस ये एंगल आई के बराबर हो जाता है। ये जो एंगल है वो एंगल आई के बराबर हो जाता है, ये एंगल आई ही होगा। अब कहोगे सर अरे यहाँ तो बीच में एक और मीडियम रखा था, पहले तो समझ में आ गई चीज हमें कि मीडियम 1 से एंटर कर रही थी, 2 में गई, 2 से वापस 1 में निकल गई, तब तो समझ में आ गया। अब तो 3 है, 3 से वापस निकल रही है। वो तो 2 में ना लाइट एंटर कर रही थी, 2 में लाइट एंटर कर रही है, 3 में जा रही है और 3 से वापस निकली, तो एंगल R1 यहाँ होना चाहिए था। नहीं बच्चे, यहाँ फाइनली पहले इनिशियली कहां से एंटर करी लाइट, इनिशियली मीडियम 1 से एंटर कर रही है, मीडियम 1 से ट्रेवल कर रही है मीडियम 2 में, फिर मीडियम 2 से मीडियम 3, फिर वापस मीडियम 1 में निकली। तो किस मीडियम से एंटर करी, किस मीडियम से एंटर कर रही है लाइट, मीडियम 1 से एंटर कर रही है इस पूरे मीडियम्स में। तो इसलिए यहां पर जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इमर्जेंस एंगल आई के इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा चलिए अब इसको करते हैं। तो यहां पर अगर आप देखिएगा मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, बड़ा सिंपल है। मान लेते हैं मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट v1 है, मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट v2 है और मीडियम 3 में स्पीड ऑफ लाइट v3 है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में कैसे निकालोगे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उसकी वेलोसिटी नीचे, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसकी वेलोसिटी ऊपर। रट लो भाई इसको, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उसकी वेलोसिटी नीचे, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसकी वेलोसिटी ऊपर। ठीक है, यहां पर ना मैं साइन के टर्म्स में भी कर देता हूं। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल के टर्म्स में निकालूंगा तो कितने एंगल से लाइट इंसिडेंस कर रही है मीडियम 2 में, आई एंगल से इंसिडेंस कर रही है, और कितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R1 है। चलो ठीक, साथ साथ लेके चलते हैं दोनों, थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा हो जाएगा। अच्छा अब बात करते हैं मीडियम 1 के मीडियम 3 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, किसके रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट में। मीडियम 3 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की किसके रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट में। तो लाइट मीडियम 3 में किस स्पीड से ट्रेवल कर रही है, v3 स्पीड से। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसकी वेलोसिटी नीचे, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसकी वेलोसिटी ऊपर। अब बात कर देते हैं एंगल के टर्म्स में। तो ये क्या होगा, साइन कितने एंगल से लाइट इंसिडेंट कर रही है मीडियम 3 में, R1 एंगल से इंसिडेंट कर रही है ना, बोलो भाई। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, R2 है। अच्छा एक सेकेंड, होगी दो दो इक्वेशन कैसे बन गई। एक काम करते हैं, इसको 2 मानते हैं और इसको a मानते हैं और ये b। अच्छा अब एक और चीज, अब मीडियम 1, अब देखो लाइट वापस कहां निकल रही है, मीडियम 1 में, तो यहां पर भी स्पीड v1 होगी, मतलब मीडियम 1 में तो स्पीड ऑफ लाइट सेम रहने वाली है ना। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं मीडियम 1 का, किसके रिस्पेक्ट में, 3 के रिस्पेक्ट में। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, मीडियम 1 का, तो उसकी वेलोसिटी नीचे, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, v3 के। तो मीडियम 3 के रिस्पेक्ट में, तो v3 ऊपर। अच्छा एंगल में बात करते हैं, तो कितने एंगल से लाइट इंसिडेंट कर रही है मीडियम 1 में निकलने से पहले, बोलो भाई। R2 एंगल से इंसिडेंट कर रही है ना, R2 एंगल से लाइट इंसिडेंट कर रही है ना इस इंटरफेस पर। और कितने एंगल से, कितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल आई ही एंगल है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं, अब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कराते इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 3 करा दिया। LHS से मल्टीप्लाई करा दीजिए, RHS से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो ये सब मल्टीप्लाई कराइए। हमने LHS को करा दिया, अब RHS को कराते हैं। यहाँ पर यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, यहाँ V2 होना चाहिए ना, क्योंकि मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं।
अब आप देखेंगे ये V2 इस V2 को कैंसिल आउट कर देगा, ये V3 इस V3 को कैंसिल आउट कर देगा, ये V1 इस V1 को कैंसिल आउट कर देगा, फिर क्या मिला, 1 मिला। वन मिला। यहां पर भी करते हैं, इक्वेशन ए मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन बी मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन सी। अब देखिए क्या होगा, पिछली बार मैंने सिर्फ वेलोसिटीज के टर्म्स में प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी प्रूव कर दी थी, अब मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, अब मैं दोनों के रिस्पेक्ट में, एंगल के रिस्पेक्ट में भी आपको एक इक्वेशन बना के दिखाऊंगा और वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में भी सेम ही आना है, कुछ फर्क नहीं होगा। हमने एलएचएस को आपस में सारे मल्टीप्लाई करा, अब आरएचएस को कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, साइन R1 को कैंसिल आउट कर देगा, साइन R2 को कैंसिल आउट कर देगा, साइन I1 को कैंसिल आउट कर देगा, इधर भी क्या बचा, 1 बचा। तो ये किसमें क्या महान बात है सर जी, 1 तो आ गया। अब आगे आप ये देखिए, यहां मल्टीप्लाई होगा, अब आगे आप ये देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे इन दोनों को मैं उधर भेजता हूं, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी में हमने क्या देखा था, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी में हमने क्या देखा था, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी में हमने क्या देखा था, बोलो भाई क्या देखा था। हमने ये देखा था कि हम क्या लिख सकते हैं, हम N13 को 1/N31 लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे 3 के रिस्पेक्ट में पता है, या मीडियम 3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे 1 के रिस्पेक्ट में पता है, तो मैं इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो मुझे 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, 3 के रिस्पेक्ट में। यही प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी में हमने देखा था। इसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं यूज। कहां करें, यहां करते हैं, दिख जाएगा यहाँ पे, नहीं उधर नहीं दिखेगा, चलिए करते हैं यूज। एक काम करिए, यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मुझे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी और जगह पड़ रही है कम। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए बढ़िया। अब मैं कुछ चीजें इरेज करूंगा, पूरा तो नहीं, कुछ चीजें इरेज करूंगा, मैं ये इरेज कर देता हूं पूरा ये, ठीक है। वापस ऊपर ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ये है N32 इज इक्वल्स टू 1/N21 इंटू N13। अब मैं यूज करूंगा प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, मैं 1/3 की जगह क्या रखूंगा, 1/N31 रखूंगा, बिल्कुल। अब ये यहां पर क्या है, यहां ये फ्रैक्शन, अब ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा N31/N21। कुछ समझ में आया, कुछ आया समझ में, देख के बताओ कुछ समझ में आया, नहीं आया तो मैं यहां पर भी वही सेम चीज करता हूं, फिर मैं बात करता हूं, ठीक है। यहां पर भी क्या है, सेम चीज है, N32 इज इक्वल्स टू N13 इंटू N21। क्या करता हूं, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी यूज करता हूं और N13 की जगह 1/N31 कर देता हूं, ये N31 ऊपर चला जाएगा, बेसिक मैथ्स, और हमें क्या मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन निकाल के ले आया मैं आपके सामने। देखिए यहां पर क्या है, अगर मुझे मीडियम 3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में,
मुझे मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, तो मैं मीडियम 3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकता हूं, है ना कमाल की बात। अगर मुझे मीडियम 3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है 1 के रिस्पेक्ट में, मुझे मीडियम 2 का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है 1 के रिस्पेक्ट में, तो मैं मीडियम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 का है 1 के रिस्पेक्ट में, अगर मैं उसका रेशियो 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में जो है उसके साथ निकाल दूं, तो मुझे मीडियम 3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा 2 के रिस्पेक्ट में। आ गई बात समझ में? नहीं आई? फिर से समझो। जैसे इसको लिख लिया है ना, नोट डाउन कर लिया ना, नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद फिर क्या करो, नोट करो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। अब आप देखो, अगर हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में पता है कितना है, 1.33 है, हमें हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है एयर के रिस्पेक्ट में कितना है, 1.5 है, और हमसे पूछा जाए कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ वाटर के रिस्पेक्ट में, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है यहाँ पे। हम क्या करेंगे, हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वाटर के रिस्पेक्ट में, तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रिस्पेक्ट में उसको ऊपर रखेंगे, और जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में उसको नीचे रखेंगे, तो इन दोनों का रेशियो हमें क्या दे देगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा। किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में, जो कि होगा 1.5 अपॉन 1.33। इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। जो लास्ट डेरिवेशन करी देखो कितनी कमाल की है। दो मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको किसी सिमिलर मीडियम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो उन दोनों मीडियम का आपस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल सकते हो। बस उन दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो करना है। अब मुझे यही बोलता कि अच्छा वाटर का बताओ ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था एयर के रिस्पेक्ट में उसको ऊपर रखेंगे, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था ग्लास के रिस्पेक्ट में उसको नीचे रखेंगे और सॉल्व कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ये हमें क्या दे देगा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा ग्लास के रिस्पेक्ट। यही था। तो हमने दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस देखी, हमने दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस देखी। चलिए ठीक है, अब अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पॉज करो 2 मिनट के लिए, खुद ट्राई करो। क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूं। The speed of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second, and in glass it is 2 into 10 to the power 8 meter per second. What is the refractive index of glass? बड़ा सिंपल क्वेश्चन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 2 नंबर का आ जाएगा, आपको दिख जाएगा एग्जाम में, आपको 2 नंबर में, चाहे आपका पीटी एग्जाम हो, चाहे आपका हाफ ईयरली हो, चाहे प्री बोर्ड्स हो, चाहे बोर्ड्स भी हो सकता है, कहीं पर भी आपको ये क्वेश्चन दिख सकता है 2 नंबर में। करो पॉज और खुद से ट्राई करो। चलो पॉज करके करना, मैं कर देता हूं ऐसे। आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इसको वी ए मान लेते हैं। ऐसे मैं आपको बता दूं, अगर आप बुक्स उठाओगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, सी से करते हैं। मैं यहां वी ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि सबस्क्रिप्ट से पता चल जाए कि मैं एयर की स्पीड की बात कर रहा हूं। वैसे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का जो सिंबल है, जिस सिंबल से हम स्पीड को डिनोट करते हैं एयर या वैक्यूम का, वो सी है। ठीक है, तो बुक में आपको सी देखने को मिल जाएगा, घबराना नहीं। वो सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। अब आपको क्या दिया, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास भी दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया हुआ है, यानी वीजी दे रखा है। कितना दे रखा है, 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ ग्लास का, किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है। देखो एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम निकालते हैं वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। एयर के रेफरेंस में अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं किसी भी मीडियम का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो एयर के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का आएगा, वो हम उसको सिर्फ म्यू जी या एन जी से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। एयर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो यहां एयर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप एयर नहीं लिखोगे, अगर आप एयर नहीं लिखोगे तो ये अंडरस्टूड है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर के रिस्पेक्ट में, जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। तो आप
म्यू जी ए लिखो या ना लिखो वो बात सिमिलर है। तो अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है उसकी वेलोसिटी बिल्कुल सही नीचे, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसकी वेलोसिटी ऊपर, बिल्कुल सही। तो मैं यहां पर म्यू जी ए लिख रहा हूं, लेकिन यहां मैं जी लिखूंगा, इसका मतलब कि एयर के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो क्या आ गया 3/2 यानी 1.5। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया ग्लास का 1.5। अच्छा, क्वेश्चन में और बढ़ा सकता हूं, इस क्वेश्चन को मैं यही खत्म नहीं कर सकता, मैं एक और इसमें ऐड कर सकता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने निकालना है और यह बताना है कौन सा मीडियम डेंसर है। क्वेश्चन आगे बढ़ सकता है ना, जस्टिफाई विच मीडियम इज डेंसर, कौन सा जस्टिफाई करो कौन सा मीडियम डेंसर है। तो मैंने आपको बताया था अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा आए तो यानी जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने निकाला है वो मीडियम डेंसर है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा है तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है वो डेंसर है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के बराबर आ जाए मतलब सेम मीडियम है, मीडियम क्या है सेम है, या सेम मतलब जितना डेंस, दोनों मीडियम बराबर डेंसर है, ठीक है, या दोनों मीडियम बराबर रेयरर है। और अगर मीडियम, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा आ जाए मतलब मीडियम क्या है रेयरर है, मीडियम क्या है रेयरर है। तो यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा आ गया तो यानी जो ग्लास है वो एयर से ज्यादा डेंसर है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। The speed of light in water is 2.25 into 10 की पावर 8. What is the speed of what is the refractive index of water? अच्छा देखो यहां पर एक चीज है, पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में सिमिलरिटी है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बट यहां पर वहां पर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दिया हुआ था, यहां पर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर नहीं दिया है। तो आपको ये मान के चलना है, आपको इसको ये पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट एयर में या वैक्यूम में कितनी होती है, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो यहां पर आपको ये चीज मान के करनी है, और सिमिलर पहले जैसे किया था क्वेश्चन वैसे ही होगा। अगर आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है एयर के रिस्पेक्ट में तो वो क्या होगा, एयर का जो एयर में स्पीड होगी ऊपर, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसकी स्पीड नीचे। आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। पावर सेम है 10 की, काट दिया 3/225। तो इसको मैं लिख सकता हूं, पॉइंट हटाऊंगा तो 2 नंबर के बाद पॉइंट है ना, पहले पॉइंट है ना, तो यहां पर ऊपर 2 जीरो लग जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। 5 से कट रहा है, काटते हैं 5 से। अच्छा 60/45 आएगा, सही है जी, सही है। और इसको छोटा कर दे, फिर से काटते हैं, 3 जाएगा 12/9, अरे वाह। और इसको छोटा करते हैं तो ये आएगा 4/3, 4/3। अब इसको डिवाइड करेंगे 4 को 3 से तो ये आएगा 1.33। तो जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया एयर के रिस्पेक्ट में वो कितना आ गया 1.33। तो ये 1.33 क्या है, वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या है, वाटर का एब्सोल्यूट, क्यों, क्योंकि हमने एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाला है। तो एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जब भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हो तो वो क्या होता है 1.33 होता है। तो अगर सर एयर और वैक्यूम का के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो क्यों, ऐसा क्यों है कि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में और एयर के रिस्पेक्ट में जो निकाला जाता है वो एब्सोल्यूट है। तो एक बात आप ये जान लो, जो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना हम 1 मानते हैं, जो वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम 1 मानते हैं, और जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो लगभग होता है 1.0004 समथिंग, मुझे इतना याद नहीं है, शायद ऐसे ही होता है। तो लगभग दोनों 1 के बराबर है, इस वजह से दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ही मान लेते हैं। तो चाहे आप एयर के रिस्पेक्ट में किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, चाहे आप किसके रिस्पेक्ट में निकालो, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, बात सेम। और जब भी आप एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हो तो उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इसको नोट कर लो, नोट क्या करना आपको सीख ही गए होगे, कर लोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज, अच्छा ये इंटेक्स का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, एनसीईआरटी इंटेक्स्ट का। क्या बोल रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.41, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। अब ये खुद करना, ये होमवर्क है, कमेंट में इसका आंसर मुझे चाहिए, मुझे कमेंट में इसका आंसर चाहिए।
अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.41 है तो उस डायमंड में लाइट की स्पीड क्या होगी आपको बताना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मैं नहीं कराऊंगा इसे। 2 क्वेश्चन अभी जस्ट किए ऐसे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Refractive index of glass is 1.5 and that of water is 1.33. What is the refractive index of glass with respect to water? What is the refractive index of water with respect to glass? अरे बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी अभी इसको मैंने जब आपको समझा रहा था, मैं जब आपको एक डेरिवेशन करा रहा था तो उसमें इसको ये मैंने सॉल्व कर दिया था एक तरीके से, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। आपसे क्या बोल रहा है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है किसका, ग्लास का दिया है। किसके रिस्पेक्ट, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, इसका मतलब अगर कोई मीडियम के रिस्पेक्ट में नहीं बोला यानी एयर के रिस्पेक्ट में दिया है, तो अगर आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया एयर के रिस्पेक्ट में, वो कितना है 1.5, और आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है यानी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में दिया है 1.33। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और क्या बताना है आपको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब जो बच्चे ध्यान से लेक्चर देख रहे हैं उन्हें पता होगा और उनको याद आ जाएगा कि सर तो ये तो करा चुके हैं। मैंने क्या बताया था, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसी एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, और दोनों ही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है किसी सिमिलर मीडियम के रिस्पेक्ट में, यहाँ दोनों ही मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में आपको दे रखा है, तो आप इन दोनों का भी आपस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। कैसे, मुझे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ना, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन विद रिस्पेक्ट टू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ग्लास का वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। अगर मुझे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो मैं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखूंगा एयर के रिस्पेक्ट में अपॉन वाटर का ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखूंगा एयर के रिस्पेक्ट में। तो ये जो रेशियो है मुझे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में। ये जो है मुझे क्या दे देगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा किसके, वाटर के रिस्पेक्ट में। और भी क्वेश्चंस हैं तो इनको सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल लेना। इसको अगर आप लिखोगे तो ये 1.5 अपॉन 1.33 है, इसको आप सॉल्व कर लेना, और ये है 1.33 अपॉन 1.5। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा अभी। ठीक, ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो अब हम लेंसेज, ये जो लेंसेज वाला टॉपिक है वो हमने नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करेंगे। ठीक है, वहां पर इसको शुरू भी करेंगे लेंसेज को और खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बस आपको इतना ही करना है क्लास 10th लेवल तक। मैंने मैक्सिमम जो चीजें जो पूछी जा सकती हैं, टफेस्ट लेवल की जो पूछी जा सकती है, सब कुछ डिस्कस कर दिया है। इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। थैंक यू।